साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाता हूँ जो कहानियाँ बहुत लोग नहीं जानते लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको रेशम मार्ग की कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी इतनी रोमांचक है कि वीडियो को आखिर तक देखिए दिल थाम कर। साथियों, रेशम के धागे तो आप जानते होंगे। रेशम को इंग्लिश में कहते हैं सिल्क, और रेशम के धागे से कपड़े बुने जाते हैं, रेशमी रुमाल बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेशम के जो धागे हैं वो आदमी नहीं बनाता है। ये धागे एक कीड़ा बुनता है जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं। इंग्लिश में इसे सिल्क वर्म कहते हैं। और ये कीड़ा भी हर जगह नहीं पाया जाता, ये सिर्फ शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। शहतूत को इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। तो शहतूत के पेड़ों पर पलने वाला रेशम का कीड़ा रेशम के धागे बुनता है। ये बात 2000 साल पहले चीन के लोगों को मालूम हो गई थी। अब जो चीन के लोग होते हैं, चाइना के लोग, उनकी आंखें तो बड़ी छोटी छोटी होती है लेकिन हर चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं। इसलिए दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार चीनियों ने ही किया। तो चीनियों ने पता लगा लिया 2000 साल पहले कि ये रेशम के कीड़े धागे बुनते हैं। तो उन्होंने बाकायदा शहतूत के बगीचे लगाने शुरू कर दिए, उस पर रेशम के कीड़ों को पालना शुरू कर दिया, उससे धागे निकलवाने शुरू कर दिए। 2000 साल पहले जो रोम शहर था, जो अब इटली देश की राजधानी है, रोम शहर एक बहुत ही शानदार साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और जो रोम के रईस लोग थे, जो वहाँ के रिच लोग थे, वो रेशमी कपड़ों के दीवाने थे। लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम था कि ये कपड़े बनाए कैसे जाते हैं, ऐसे धागे बनते कैसे हैं। ये बात बस चीनियों को मालूम थी। तो आज से लगभग 2000 साल पहले एक व्यापारिक मार्ग बन गया चीन से इटली तक का। यूरोप में इटली है और चाइना से इटली तक का एक व्यापारिक मार्ग बन गया जिसे सिल्क रोड कहते हैं। हिंदी में कहेंगे रेशम मार्ग। ये उस समय बना जब चीन में हान वंश का शासन था। हान डायनेस्टी के बादशाह चीन पर हुकूमत करते थे। और ये जो रेशम मार्ग था, इसके रास्ते बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता था। सोना भी जाता था, चांदी भी जाती थी, ऊंट भी बेचे जाते थे, घोड़े भी बिकते थे, शहद भी बिकता था, मसाले भी बिकते थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी जिसकी खरीद बिक्री होती थी, वो चीज़ थी रेशम, यानी सिल्क। इसलिए इसे इंग्लिश में कहा गया सिल्क रोड, हिंदी में इसे कहते हैं रेशम मार्ग। अब आपने दुनिया का नक्शा देखा होगा एटलस पर या ग्लोब पर। आप सोच सकते हैं कि चीन से इटली तक का रास्ता कितना लंबा है। ये जो रेशम मार्ग था, ये लगभग 6500 किलोमीटर का था। और ये मैं आज की बात नहीं करता, ये 2000 साल पहले शुरू हुआ था। आज से बहुत अलग थी उस जमाने की दुनिया। और रेशम मार्ग जो था वो ज़मीनी मार्ग था, मतलब बीच में कहीं समंदर नहीं पड़ता था, जिसको इंग्लिश में ओवरलैंड रूट कहते हैं। तो रेशम मार्ग में रास्ते भर कई शहर बस गए इसी व्यापार की वजह से। छोटे बड़े कई शहर, और उसमें जो सबसे शानदार शहर था उसका नाम था समरकंद। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तैमूर लंग का नाम सुना होगा। तैमूर लंग ने दिल्ली पर भी हमला किया था। एक ज़माने में ये समरकंद तैमूर की राजधानी भी था। और आज ये जो समरकंद शहर है, ये एक देश है मध्य एशिया में, उज्बेकिस्तान में ये स्थित है। और आज भी ये बहुत ही शानदार जगमगाता हुआ शहर है। तो रेशम मार्ग पर सबसे शानदार शहर था समरकंद। रेशम मार्ग से व्यापार के अलावा संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ, धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। और खासकर माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो है
उसका प्रचार प्रसार रेशम मार्ग के रास्ते बहुत हुआ। रेशम मार्ग के रास्ते में गोबी का रेगिस्तान भी पड़ता था, और गोबी के रेगिस्तान में जो ऊँट पाए जाते हैं वो एक खास किस्म के ऊँट होते हैं। जो साधारण ऊँट होते हैं उनकी पीठ पर बस एक कुबड़ होता है, लेकिन जो गोबी के रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं उनकी पीठ पर दो दो कुबड़ होते हैं। इनको बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं। तो रेशम मार्ग में इस तरह की बहुत सारी रोचक चीज़ें थी। कुछ साल पहले यूनेस्को जो है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, उसने रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से को विश्व धरोहर घोषित किया है। विश्व धरोहर उसको कहते हैं जो पूरी मानव सभ्यता की धरोहर हो, वर्ल्ड हेरिटेज हो। चलते चलते मैं बता दूं कि बिहार में भी यूनेस्को के दो विश्व धरोहर हैं। एक है बोध गया का महाबोधि मंदिर और एक है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। बिहार में भी यूनेस्को के दो वर्ल्ड हेरिटेज हैं। तो इस तरह ये रेशम मार्ग लगभग 1500 बरस तक फलता फूलता रहा। 1500 बरस तक, ये इतनी लंबी अवधि है मानव सभ्यता में। रेशम मार्ग से सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं यूरोप में गई। रेशम मार्ग से जो सबसे भयंकर चीज यूरोप पहुंची वो थी काली मौत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक डेथ। अब इसका किस्सा भी सुनिए। इटली देश में एक छोटा सा टापू है सिसिली। सिसिली के टापू पर जो जहाज पहुंचते थे, पानी के जहाज, उन जहाज पर व्यापारी तो होते ही थे, साथ ही उन जहाज़ों पर मोटे मोटे चूहे भी रखते थे। और ये जो चूहे थे, ये प्लेग नाम की बीमारी होती है, प्लेग, उसका कीटाणु लेकर जहाज पर पहुंच गए थे। तो इन चूहों के रास्ते यूरोप में प्लेग की महामारी फैल गई। जैसे हम लोगों ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में देखा कोरोना की महामारी, 1 करोड़ लोग मर गए कोरोना की महामारी से। उसी तरह ये मैं बात कर रहा हूँ 14वीं सदी की, 1346 से 1353 तक की 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग की महामारी फैल गई। और उसको काली मौत इसलिए कहा गया क्योंकि प्लेग के जो मरीज होते थे उनकी त्वचा पर, उनके शरीर पर काले काले धब्बे हो जाते थे, इसलिए लोगों ने उसको काली मौत यानी ब्लैक डेथ कहना शुरू किया। उस काली मौत में यूरोप में करोड़ों लोगों की जानें चली गई। माना जाता है कि यूरोप की 1/3 आबादी उस महामारी में मर गई। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि 1/3 नहीं, आधी आबादी मर गई यूरोप की, यानी कि हर दूसरा व्यक्ति काली मौत की भेंट चढ़ गया। तो ब्लैक डेथ भी रेशम मार्ग से ही यूरोप पहुंचा था। रेशम मार्ग की यदि चर्चा हो तो मार्को पोलो की चर्चा भी जरूरी है। मार्को पोलो रेशम मार्ग का सबसे मशहूर घुमक्कड़ था। मार्को पोलो का जन्म हुआ था इटली का एक शहर है वेनिस, वेनिस में हुआ था। वेनिस शहर जो है वो यूरोप का बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, तिजारत होता है। आपने शेक्सपियर का नाटक भी पढ़ा होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। तो मार्को पोलो उसी वेनिस शहर में पैदा हुआ और रेशम मार्ग के रास्ते वो सीधे हज़ारों किलोमीटर चलता हुआ घोड़े पर, ऊंट पर, पैदल चीन पहुंच गया। चीन पर उस समय कुबलाई खान का शासन था। कुबलाई खान का बहुत शानदार महल था जिसका नाम था जनाडू, और उसकी राजधानी जो अभी चीन की राजधानी है बीजिंग, उसी के पास थी। तो ये जो मार्को पोलो था ये कुबलाई खान के दरबार में कई साल तक रहा और बाद में कुबलाई खान से इजाज़त लेके ये अपने शहर वेनिस लौट गया। वेनिस लौटने के बाद इसने किताब लिखी, अपने संस्मरण लिखे, और उसमें संस्मरण में उसने बहुत रोचक बातें बताई। जैसे एक बात उसने क्या बताई, कोयला के बारे में। उन दिनों कोयला का पता चीन के लोग लगा चुके थे, लेकिन यूरोप के लोगों को कोयले के बारे में मालूम नहीं था। तो मार्को पोलो ने कोयले का वर्णन किया कि एक पत्थरनुमा चीज़ होती है, इसको जलाया जाता है तो इससे धुआं निकलता है, इस पर लोग खाना भी पका लेते हैं। अब देखिए वो ऐसा ज़माना था, ये 13वीं सदी के आसपास की बात है, जब लोगों ने मार्को पोलो की बात पर यकीन ही नहीं किया। उनको लगा कि ये आदमी ऐसे ही गप हाँक रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने मार्को पोलो का नाम रख दिया 1000 झूठ बोलने वाला, है ना। जब मार्को पोलो बीमार पड़ा
और लगा कि अब इसकी मौत हो जाएगी, तो उसके दोस्तों को बहुत चिंता हुई कि इसने ज़िंदगी भर झूठ की खेती की है, अब मरने के बाद सीधे नरक पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो लोग एक चर्च से एक फादर को बुला के, पादरी को बुला के ले आए। उसके दोस्तों ने कहा, मार्को तुमने तो ज़िंदगी भर झूठ ही झूठ कहा है, अब इनके सामने, चर्च से फादर आए हैं, इनके सामने तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर लो, तो हो सकता है तुमको नरक नहीं जाना पड़े। लेकिन मार्को पोलो ने बिस्तर पर कहा कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, मैंने तो जितना देखा उसकी आधी बातें भी मैं किताब में नहीं लिख सका। और उसके बाद मार्को पोलो गुजर गया। तो ये जो रेशम मार्ग था, सिल्क रोड, 1500 साल फलने फूलने के बाद 1453 आते आते बंद हो गया। 1453 में क्या हुआ कि जो ओटोमान तुर्क थे, उन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया और इस शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया। जो इस्तांबुल शहर है वो आज भी है तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, इस्तांबुल। और उसके बाद ओटोमान तुर्कों ने घोषणा की कि अब हम अपने इलाके से कोई व्यापार नहीं होने देंगे। तो एक तरह से उन्होंने रेशम मार्ग में रोड़ा पैदा कर दिया। तो उसके बाद जो लोग थे, व्यापारी लोग, वो लोग समुद्री रास्तों की तलाश करने लगे और एक अलग युग का प्रारंभ हुआ, जिस दौरान बहुत सारे समुद्री रास्ते खोजे गए, जिस दौरान वास्को डी गामा भी भारत पहुंचा और जिस दौरान कोलंबस ने भी भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश की और वो गलती से अमेरिका पहुंच गया और नई दुनिया की खोज हो गई। साथियों, एक दिलचस्प बात यह है कि कोलंबस जो था वो भी इटली के एक शहर का रहने वाला था। उस शहर का नाम है जेनोआ। और कोलंबस जब जवान हुआ तो उसने मार्को पोलो के संस्मरण पढ़े। मार्को पोलो को उसकी ज़िंदगी में तो सबने झूठा कहा, लेकिन कोलंबस को लगा कि पता नहीं ये आदमी हो सकता है सच बातें बता रहा हो। और इस तरह मार्को पोलो से प्रेरित होकर कोलंबस ने समुद्री यात्राएं शुरू की, अमेरिका की खोज हुई और उससे फिर दुनिया की दशा और दिशा बदल गई। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। इसको लाइक करें और शेयर करें, और आपके परिवार में या आस पड़ोस में कोई बच्चा हो तो उस बच्चे को ज़रूर ये वीडियो दिखाएं। इसमें खेल खेल में बच्चे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।